उन्होंने ओक और लिली, ओक जो कि लॉन्ग टाइम स्पेन को रिप्रेजेंट करता है और लिली जो कि शॉर्ट टाइम स्पेन को रिप्रेजेंट करता है, दोनों में कॉन्ट्रास्ट लिया था और कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट के साथ इन्होंने लॉन्ग लाइफ की तुलना की थी ओक से और शॉर्ट लाइफ की तुलना की थी लिली से। आज अपन बात करेंगे सेकंड पॉइंट जिसका टाइटल है अ बॉयज सॉन्ग और इसके कंपोजर है W.W. गिब्सन। इन्होंने भी प्रकृति के ऐसे एलिमेंट्स जिन पर फोकस डाला है, इंपॉर्टेंस दिया है, एम्फेसिस दिया है कि जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स को या ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ प्रकृति के जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उन सभी को फ्रीडम की आवश्यकता है और फ्रीडम की आवश्यकता के साथ साथ यहां पर उन्होंने बर्ड्स की लाइफ पर फोकस डालने का प्रयास किया है और दो पक्षियों का यहां पर मेंशन किया है, एक तो ईगल और दूसरा है ब्लू टिट। यहां पर ये दोनों जो पक्षी हैं जिनमें से ईगल जो ऐसे पक्षियों को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत ऊंचाई तक उड़ान भरते हैं और ब्लू टिट जो कि छोटे प्रकार के पक्षी जो कि पृथ्वी पे प्रकृति में छोटी उड़ान भरते हैं, ऐसे पक्षियों को रिप्रेजेंट करता है। और इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है बर्ड्स की फ्रीडम। क्यों दिया है, इसके पीछे क्या ऐसी वजह है कि पक्षियों को फ्रीडम दी जानी चाहिए ह्यूमन बीइंग्स की तरह? तो देखिए, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कोई भी अपन पॉइंट जिस पर अपन डिस्कस करते हैं, जिसका स्टडी करते हैं, उसकी थीम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्किंग अबाउट द थीम ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी एक विशिष्ट पॉइंट के थीम के बारे में निश्चित रूप से सवाल पुटअप होता है, तो इसलिए अपन यहां भी चर्चा करेंगे और वो जो थीम है कंप्लीट पॉइंट को समझने के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। यदि आप आवश्यकता महसूस कर रहे हैं और मेरी आपको एडवाइस भी रहेगी कि आप जो आवश्यक चीजें हैं मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूं या लिखवा रहा हूं, आप उनको अपनी नोटबुक में पुट डाउन कर लें, लिख लें, जो कि आप बार बार जब भी आप इस पॉइंट का अध्ययन करें अपनी टेक्स्ट बुक के साथ में उन चीजों का आप जब अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से पॉइंट को समझने में आपको आसानी रहेगी। चलिए अपन बात करते हैं इस पॉइंट की थीम के बारे में, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इस बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो थीम है या सेंट्रल आइडिया है, वो किस किस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है आपको, जरा इसको गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट किसके बारे में है, डेफिनेटली वो चीजें थीम में आएगी। कवि अपनी कविता में क्या कहना चाहते हैं, क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, क्या मेंशन करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से थीम में मिलेगा आपको। और एक पॉइंट जो आप पढ़ रहे हैं, जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, उस पॉइंट का आप पूरा व्यू कुछ ही शब्दों में जानने के लिए आपको थीम का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उस पॉइंट के बारे में और पोइट के आइडियाज के बारे में रिगार्डिंग टू दैट पॉइंट जो अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं, उस पॉइंट के संदर्भ में सारी बातें संक्षिप्त रूप से जानने का स्रोत जो है वो है थीम, सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम। तो देखिएगा, बात करते हैं अपन
The poem entitled A Boy's Song is about the nature's precious gift of freedom. The poem entitled, कविता जिसका शीर्षक है A Boy's Song, कंपोजर कौन है? W. गिब्सन, विल्फर्ड विल्सन गिब्सन। इस अबाउट, ये पॉइंट किसके बारे में है? द नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम, वेरी इंपॉर्टेंट। इन शब्दों से आप इस पॉइंट के बारे में जो पोइट का ओपिनियन है वो जान सकते हैं। द नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम, प्रकृति का जो कीमती उपहार है, प्रेशियस गिफ्ट है, वो क्या है? फ्रीडम। किनको? टू ऑल एट्स The poem entitled A Boy's Song is about the nature's precious gift of freedom to all its inhabitants. समझिएगा, ये कविता जो जिसका टाइटल है A Boy's Song, किसके बारे में है? नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट, प्रकृति का वो कीमती अमूल्य उपहार, फ्रीडम, जिसको अपन स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। किनको? टू ऑल इट्स इनहैबिटेंट्स, ये स्वतंत्रता नामक जो प्रेशियस गिफ्ट है वो प्रकृति ने सभी जीवों को प्रदान किया है जो इस प्रकृति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बर्ड्स हो, जो प्रकृति में इनहैबिटेंट कर रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको प्रकृति के द्वारा एक कीमती उपहार प्रदान किया गया है, प्रोवाइड किया गया है, और वो है फ्रीडम। तो ध्यान रखें इस लाइन का। द पॉइंट एंटाइटल्ड अ बॉयज सॉन्ग इज अबाउट द नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू whom? To all its inhabitants. सेकेंड फैक्ट देखिएगा, like men, birds are also important manifestations of life. Like men, एक इंसान की तरह, एक व्यक्ति की तरह, birds, पक्षी भी are also important manifestations of life. जो प्रकृति का जीवन है, प्रकृति किनसे मिलकर बनी है? जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, मनुष्य, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, सभी। तो इस प्रकृति का एक महत्वपूर्ण घटक केवल मनुष्य नहीं है, बल्कि जीव जंतु भी हैं, पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। तो लाइक में मनुष्य की तरह बर्ड्स आर ऑल्सो, पक्षी भी इंपोर्टेंट मैनिफेस्टेशंस, महत्वपूर्ण घटक है ऑफ लाइफ। क्यों? दैट add to the beauty of nature only when they are allowed to fly freely in the open air and limitless sky। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। लाइक मैन की तरह बर्ड्स, पक्षी भी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ।
इस प्रकृति के जीवन के लिए मनुष्य की तरह पक्षी भी एक महत्वपूर्ण घटक है। दैट जो कि दैट यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, इनके लिए फॉर द बर्ड्स। किन पक्षियों की बात कर रहे हैं अपन? प्रकृति के सभी पक्षियों की बात कर रहे हैं अपन, केवल यहाँ पे ईगल और ब्लू टिट की बात नहीं कर रहे हैं। प्रकृति के सभी पक्षियों के संदर्भ में बात की जा रही है, और ये प्रकृति के सभी जो पक्षी हैं दैट ऐड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो इस प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। देखो सीधी सी बात है कि हम उस जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां की प्रकृति बड़ी निराली हो, सुंदर, मनमोहक दृश्य। तो ये पक्षी जो है इस प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और सुंदरता को कब बढ़ाएंगे? ओनली व्हेन, केवल तभी, दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्रीली, जब ये स्वतंत्रता पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह की ओर उड़ान भरेंगे। Only when they are allowed to fly freely in the open air, खुली हवा में, खुले आसमान में, and limitless sky, और असीमित आसमान। देखिएगा मॉडर्न एरा के अंदर जनरली अपन देखते हैं और ये चीजें देखने को मिलती है कि लोग जो हैं केजेस में इनको क्या कर देते हैं? ट्रैप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उनकी स्वतंत्रता हमारे द्वारा छीन ली गई है। अब बताइए कि यदि इस प्रकार से किसी व्यक्ति को यदि केज कर दिया जाए, किसी व्यक्ति को यदि केज कर दिया जाए तो वो कैसा फील करेगा? क्या वो अपना वास्तविक जीवन जी पा रहा है? नहीं, क्योंकि उसका जो आत्मीय स्वतंत्रता है वो गायब हो चुकी है। आज का समय सबसे बड़ा उदाहरण है। अब हैबिचुअल हुए हैं, बहुत सारी चीजें अपन को सीखने को मिल रही है, बहुत सारी चीजें वास्तविक तौर पर हमें अनुभव करने को मिल रही है, क्योंकि इसी लॉकडाउन से पहले जनरली अपन देखते थे जानवर खुले में नजर नहीं आते थे, और इंसान जो है चींटियों की तरह सड़कों पर अपने व्हीकल्स लेके निकल पड़ते थे। आज आप, मैं सोचता हूँ घर पे आप न्यूज चैनल्स देख रहे होंगे टेलीविजन पे, वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि जो विल्ड एनिमल्स हैं वो उनका जो वास्तविक घर है, जहां पर आपने उसको जहां पे वो अपना जीवन यापन करता था, या जहां पे अपन अभ्यारण्य जैसी जगहों पर अपन ने उनको एक निश्चित जगह पर रखने के लिए बाध्य किया था, वो आज सड़कों पर निकल चुके हैं। हालांकि ये एक अलग चीज है, जैसे अपना जो यहाँ का वातावरण है कहीं ज्यादा पक्षियों के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए सेफ है, सुरक्षित है। बड़े महानगरों में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो आप सोचिएगा कि यदि इन पक्षियों को जब अपन केज कर देंगे तो क्या पक्षी खुले आसमान में कभी विचरण कर पाएंगे? नहीं, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो क्या इस प्रकार से प्रकृति की सुंदरता बच पाएगी? आप देखिएगा, मेरा तो यही मानना है, डेफिनेटली आज अपन ने महसूस कर लिया है, और आने वाले समय में अपन कहीं ज्यादा ये महसूस कर पाएंगे कि प्रकृति कितनी साफ हुई है जब इंसान अपने घरों के अंदर सीमित है। तो शायद ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आज अपन ये चीजें देख रहे हैं कि रिवर्स जो हैं, पॉइंट्स जो हैं, बहुत साफ सुथरे नजर आ रहे हैं, बहुत दूर से पहाड़ियां नजर आ रही है साफ, और सुबह और शाम के टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम जनरली अपन देखते थे बादल की तरह पोल्यूशन नजर आता था, लेकिन आज ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? वजह कौन था?
क्या ये पक्षी थे उसकी वजह? नहीं, केवल और केवल एक इंसान जो ये समझता था मेरी यह आवश्यकता है, वो आवश्यकता है, और वो अपनी आवश्यकताओं के लिए भटकता रहता है, उसके पास जनरली समय नहीं मिलता है। लेकिन आज उसने एक इंसान को ये सीखने को मिला है, ऐसा अनुभव हुआ है कि जीवन में अगर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है धैर्य और संतुष्टि। आवश्यकताएं वो की वो है, आज सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो जो डब्ल्यू गिब्सन अपन को इस पॉइंट से मैसेज देना चाहते हैं वो क्या है कि इस प्रकृति की जो जेन्युइन ब्यूटी है वो इन पक्षियों में है, वो इन वाइल्ड लाइफ में है। और वो कब? जब अपन इनको खुले आसमान और असीमित आसमान में उड़ने के लिए छोड़े। देखिएगा, अपन ने रेनबो टेक्स्ट बुक के अंदर एक चीज पढ़ी थी ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर लेशन में, इज द माइंड सो इज द विजन। जैसा मन होता है वैसा विचार होता है। आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि यदि कोई पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह की ओर उड़ान भर रहा है और यदि वो एक हंटर की नजर में आता है तो हंटर यही सोचेगा कि ये मरने के लिए आया है मेरे हाथों से। जबकि डब्ल्यू गिब्सन इस पॉइंट में यही कह रहे हैं, इस पॉइंट में यही बात कह रहे हैं कि वो पक्षी एक जगह से दूसरी जगह की ओर उड़ान भरते हैं, किसके लिए? मेरे आनंद के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो स्वतंत्रता पूर्वक उड़ान भरेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा? इस प्रकृति की सुंदरता बढ़ेगी। इस प्रकृति की सुंदरता के प्रतीक है, सिंबल है, द्योतक है। और जब ये खुले आसमान में उड़ान भरेंगे तो प्रकृति की सुंदरता प्रकट होगी और इस प्रकार की प्रकृति में रहना कहीं ज्यादा संतोषप्रद होगा, कहीं ज्यादा हमारे लिए खुशियों भरा जीवन होगा। तो डब्ल्यू गिब्सन भी इस पॉइंट से हमें यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो फ्रीडम नामक एक प्रेशियस गिफ्ट है वो नेचर ने दिया है, सभी को दिया है। जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो सजीव प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सभी को स्वतंत्रता रूपी एक प्रेशियस गिफ्ट दिया है और हमें किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए। और ये पक्षी, स्पेशली बर्ड्स, जो इस जीवन के महत्वपूर्ण घटक हैं और ये प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? तभी पॉसिबल होगा जब इनको ओपन एयर, खुले आसमान में और असीमित आसमान में इनको उड़ने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। क्योंकि प्रकृति द्वारा दी गई स्वतंत्रता का हम लोग क्या कर रहे हैं? हनन कर रहे हैं। और इसी बात पे एम्फेसिस देना चाहते हैं डब्ल्यू गिब्सन। तो मैं सोचता हूं थीम आपने अच्छी तरह से समझनी होगी, है ना? तो देखिएगा, अपन इसके बाद आगे चलते हैं टेक्स्ट की ओर, जो मैंने आपके लिए बोर्ड पर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हो थोड़ा बहुत भी। अब देखिएगा, थीम के बाद अपन चर्चा करेंगे राइमिंग स्कीम। अपन ने प्रीवियस पॉइंट की भी बात की थी और राइमिंग स्कीम को जानना बहुत आवश्यक है। और शायद मैं सोचता हूं कि जो प्रीवियस पॉइंट में आपने राइमिंग स्कीम निकालने का तरीका या जो मेथड आपने समझा होगा, डेफिनेटली आप इसकी भी थीम आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जरा चलिए, because I said no snare, because I said no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. From the beauty on the slough to the eagle on the heart, in case they all come and go for my delight.
And so the sunward way I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the blue sings. प्रत्येक जो लाइन है, सबसे पहला जो फीचर है, प्रत्येक लाइन का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। अब अपन को राइम समझने के लिए प्रत्येक लाइन का जो अंतिम वर्ड है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, और यहां पे अपन साउंड सिस्टम की हेल्प लेंगे, राइमिंग स्कीम निकालेंगे। जैसे अपन ने बात की थी द नोबल नेचर पॉइंट की, उसमें जो प्रत्येक दो लाइन थी वो राइम्ड थी। ओके, अब यहां पे देखिएगा क्या है, स्नेया एयर फ्री मी स्लो घाव हाय डिलाइट वे डाई विंग्स सिंग्स। Obviously you will find the appropriate rhyming scheme of the poem entitled A Boy's Song। निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे देखिएगा अपन को ये नजर आ रहा है कि पहली लाइन से जो तीसरी लाइन है वो राइम्ड है, दूसरी से चौथी लाइन राइम्ड है। पहले स्टेंजा में आपने ये देखा, दूसरे स्टेंजा में भी आपको यही नजर आएगा, तीसरे स्टेंजा में भी आपको यही नजर आएगा। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं अपन। स्नेया एया, फर्स्ट टू थर्ड लाइन, फ्री मी, पहला हो गया ए, दूसरा हो गया बी बी, तो पहले स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए बी ए बी। ओके, स्लाउ गाओ सी सी हाय डिलाइट डी डी। तो दूसरे स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या आई, सी डी सी डी। ओके, वे डाई विंग्स सिंग्स, क्या हो गया, वे डाई ई ई विंग्स एफ सिंग्स एफ। तो जो लास्ट स्टेंजा है उसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ई एफ ई एफ। ओके, तो अपन बात करेंगे कंप्लीट जो पॉइंट है, अगर उसकी राइमिंग स्कीम की बात करेंगे तो क्या आ रही है, ए बी सी डी ई एफ। ओके, अब जो मैंने आपको प्रीवियस फॉर्म में बताया था एग्जैक्टली उसी रूल को फॉलो करना है। कहां पे, यदि पहला स्टेंजा आपको दे रखा है और आपसे राइमिंग स्कीम पूछिए तो ऑब्वियसली आप क्या लिखेंगे, ए बी। अगर सेकंड स्टेंजा दे रखा है केवल तो इसकी भी क्या होगी, ए बी। और अगर कंक्लूडिंग स्टेंजा दे रखा है तो भी आपकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी। यदि पूरी पॉइंट की एक साथ आपसे राइमिंग स्कीम पूछे तो आपकी राइमिंग स्कीम ये होगी, पहला स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा, तीसरा स्टेंजा। ओके, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर तीन में से कोई एक स्टेंजा, कोई सा भी एनी a single stanza that has been given in the question paper and where there is asking to put down a rhyming scheme, you have to write A B। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं, राइमिंग स्कीम के बाद टेक्स्ट पे चलते हैं। देखिएगा फिगर ऑफ स्पीच का भी ध्यान रखना है, और सबसे पहले यहां पर अपन बात करेंगे फर्स्ट पर्सन का यूज किया है इस फॉर्म में। कहां पे यूज किया है, देखिएगा आई मी, है ना, आई मी। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन का यूज। इसके अलावा थर्ड पर्सन का भी यूज किया है, यहां पे रहा फर्स्ट पर्सन, है ना। थर्ड पर्सन का यूज कहां पे हुआ है, देखिएगा सेकंड लाइन में देम, इसके बाद देखिएगा इस स्टेंजा में यहां पे देखिएगा दे, यहां पे माई, फर्स्ट पर्सन आ गया। और ये देखिएगा यहां पे
फर्स्ट पर्सन का जहां पे यूज हुआ है तो ध्यान रखिएगा, आई, माई और मी, ये जो फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है? रेफर टू द पॉइंट हिमसेल्फ। यदि आपसे ये पूछा जाए कि इस स्टेंजा में आई, इस स्टेंजा में आई किसके लिए रेफर कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? आई इज रेफर्ड टू द पोएट हिमसेल्फ। आई इज रेफर्ड टू द पोएट हिमसेल्फ। ओके, यदि आपसे ये पूछा जाए मी, हियर मी इज रेफर्ड टू द पोएट हिमसेल्फ। यदि आपसे ये पूछा जाए माई, तो आप किसकी बात करेंगे? माई, हियर माई इज रेफर्ड टू द पोएट हिमसेल्फ। ओके, अब दूसरी बात अपन करते हैं, तो यहां पे थर्ड पर्सन का यूज हुआ है दे और देम। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, दे एंड देम हियर रेफर to all the birds of the air, Here, first person is referred to the poet himself, and the third person is referred to all the birds of the air. फर्स्ट पर्सन का प्रयोग कवि श्याम के लिए हुआ है और थर्ड पर्सन का जो यूज है वो इस प्रकृति की, इस आसमान में उड़ान भरने वाले उन सभी पक्षियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और साथ के साथ आपको नोट भी करना चाहिए। देखिएगा, ये क्वेश्चन का पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। यदि एक स्टेंजा दिया हुआ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बता दिया था पोएट्री सेक्शन से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आंसर, जिसकी वर्ड लिमिट कितनी होती है, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, उनकी चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूं। ठीक है, यदि स्टेंजा दिया जाए तो स्टेंजा में आपको राइमिंग स्कीम ऑब्वियसली पूछी जा सकती है और किस प्रोनाउन का यूज हुआ है, किसके लिए हुआ है ना, उनके संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, टेक्स्ट पे बात करते हैं। Because I said no snare, because क्योंकि I said का मतलब होता है put, because I said no snare, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाना चाहता। Obviously here an important question can be put up। कैसा? कवि स्नेयर क्यों नहीं पुट करना चाहते हैं, क्यों नहीं सेट करना चाहते हैं, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि कवि W.W. गिब्सन जो है इस कविता में किन पे फोकस करना चाहते हैं? पक्षियों की स्वतंत्रता पर, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कीमती उपहार है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? स्नेयर को पुट नहीं करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, बिकॉज आई सेड नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं पक्षियों को केज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सभी पक्षियों को अनकेज्ड रखना चाहता हूं, केज्ड नहीं करना चाहता, अनकेज्ड रखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति की सुंदरता के द्योतक है और जब ये प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाएंगे तो हमारे लिए किसके स्रोत होंगे? आनंद के स्रोत होंगे, हमारे लिए लिमिटलेस प्लेजर हमें ये प्रोवाइड करवाएंगे। और कवि इसलिए चाहते हैं कि हमें
यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, मैं जाल नहीं बिछाता, ये इंडिविजुअल थॉट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमें एक मैसेज दिया जा रहा है कि हमें पक्षियों को केज करने के लिए स्नेयर नहीं पुट करना चाहिए, शेड नहीं करना चाहिए। सेकंड लाइन लिखिएगा, बट ऑपोजिशन में आ रहे हैं किस बात को, बिकॉज आई सेड नो स्नेयर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाना चाहता। क्यों, इसका जवाब यहां पे देखिएगा, बट लीव देम, मैं चाहता हूं उनको लीव किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, फ्लाइंग फ्री, स्वतंत्रता पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह के लिए उड़ान भरने के लिए खुले आसमान में, असीमित आसमान में, खुले प्रकृति के अंदर इनको एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ान भरने के लिए क्या कर देना चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देना चाहिए। इसलिए हमें क्या सेट नहीं करना चाहिए, स्नेयर सेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल द बर्ड्स ऑफ द ईयर, ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सभी पक्षियों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस प्रकृति के हैं। हम किसके, प्रकृति के, वो सारे पक्षी किसके, इस प्रकृति के। तो यहां पे कवि किस बात पर फोकस देना चाहते हैं, ऑल द बर्ड्स ऑफ द ईयर, इस खुले आसमां के, स्काई के, इस प्रकृति के जितने भी पक्षी हैं, सारे जो पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, मुझसे संबंध रखते हैं, मेरे हैं, अपने। बहुत यूनिवर्सल थॉट है ना। अच्छा, कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो सारे पक्षी मेरे हैं, अपने हैं, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाना चाहता, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो स्वतंत्रता पूर्वक खुले आसमान में, खुली प्रकृति में उड़ान भरे, ताकि वो इस प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाएंगे और हमारे लिए आनंद के स्रोत होंगे। और इसीलिए कवि ये कहना चाहते हैं कि वो सारे जो पक्षी हैं, अरे कुछ पक्षियों को अपन केज करके रख सकते हैं, प्रकृति के सभी पक्षियों को इस तरह से अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, अपन द्वारा उनको केज किया जा सकता है। तो क्या होगा, इस प्रकृति की सुंदरता कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये प्रकृति की सुंदरता के जो प्रतीक हैं वो तो आप केज करने जा रहे हैं। तो इसीलिए कवि यहां पर हमसे ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकृति के सभी जो पक्षी हैं वो मुझसे संबंध रखते हैं, मेरे हैं। क्यों, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाना चाहता, क्योंकि मैं उन्हें केज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो खुले आसमान में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ान भरे और इस प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाए और इस दुनिया के जितने भी इंसान हैं उनके लिए आनंद के स्रोत बने। सेकंड स्टेज का देखिएगा, यहां पर उन पक्षियों का इन्होंने मेंशन किया है जो छोटे और बड़े पक्षियों को, छोटी उड़ान भरने वाले और ऊंची उड़ान भरने वाले, लंबी उड़ान भरने वाले पक्षियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो यहां पर पक्षियों के नाम इन्होंने मेंशन किए हैं, ध्यान रखिएगा वो कौन कौन से हैं। एक तो ब्लू-टिट और एक ईगल। ब्लू-टिट such a kind of a small bird and an eagle such a bird that flies very high up in the sky, जो बहुत ऊंचाई तक उड़ान भरता है। उन पक्षियों को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ईगल। तो यहाँ पे देखिएगा, from the blue-tit on the slow, slow क्या होती है, झाड़ियां, स्लो क्या होती है, झाड़ियां। From the blue-tit on the slow, छोटी छोटी जो झाड़ियां होती है उन पर जो छोटे छोटे पक्षी, ब्लू-टिट जैसे चिड़ियाएं जो वहां पर बैठा करती है, उस पक्षी से लेकर to the eagle on the height, जो बहुत ऊंचाई तक ईगल जैसे पक्षी जो उड़ान भरते हैं, वो सभी कैसे हैं, uncaged, not caged, uncaged, not caged, not ensnared,
वो केज नहीं है और इसीलिए वो क्या करने को योग्य हैं? दे कम एंड गो, एक जगह दूसरी जगह से एक जगह की ओर आते हैं और एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाते हैं। अच्छा, ये सभी पक्षी आने और जाने के लिए एबल क्यों हैं? क्योंकि ये सभी क्या है? अनकेज्ड हैं। क्योंकि ये सभी क्या है? नॉट एंस्नेयर्ड है। क्योंकि ये सभी क्या है? नॉट केज्ड है। फॉर माई डिलाइट, अब देखिएगा यहां पे W.W. गिब्सन का वो एक बर्ड लवर का थॉट आया कि वो पक्षियों के प्रेमी थे। किस प्रकार से? कि जो छोटी सी झाड़ियों पर बैठने वाले छोटे छोटे जो पक्षी हैं, ब्लू टिट जैसे, वहां से लेके बहुत ऊंचाई की ओर उड़ान भरने वाले ईगल जैसे जो पक्षी हैं, सभी क्या हैं? अनकेज्ड हैं और इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं, आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर जब उड़ान करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो मुझे आनंद देना चाहते हैं, क्योंकि वो इस प्रकृति की सुंदरता के प्रतीक हैं, सिंबल हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पुट अप हो सकता है कि वो सारे पक्षी जो हैं आने जाने को योग्य क्यों हैं? क्योंकि वो अनकेज्ड हैं। अच्छा, वो कवि को डिलाइट क्यों दे रहे हैं या डिलाइट के लिए क्यों उड़ान भर रहे हैं? क्योंकि वो एंस्नेयर्ड नहीं है, क्योंकि वो केज्ड नहीं है और कवि उन्हें एंस्नेयर्ड नहीं करना चाहते, कवि उन्हें केज्ड नहीं करना चाहते, क्योंकि ये प्रकृति की सुंदरता के प्रतीक हैं और हमारे लिए आनंद के स्रोत। लेट्स सी द नेक्स्ट एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेंजा। यहां पर देखिएगा जिस प्रकार से पहले स्टेंजा में कवि क्या चाहते हैं उस बात का उल्लेख मिलता है। कवि ये कहते हैं कि मैं जाल नहीं बिछाना चाहता, क्योंकि मैं सभी पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि ये सभी पक्षी प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं और इंसान के लिए सुंदरता के प्रतीक होते हैं, आनंद के प्रतीक होते हैं और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये सभी प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता रूपी जो कीमती उपहार है उसका प्रयोग करें और इसीलिए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सभी पक्षी मेरे हैं, अपने। नेक्स्ट स्टेंजा में दो पक्षियों का इन्होंने मेंशन किया है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया है ब्लू टिट और एक ईगल। ब्लू टिट जो छोटे छोटे पक्षी हैं, जो छोटी झाड़ियों पर बैठते हैं, छोटी सी उड़ान भरते हैं, वहां से लेकर बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले ईगल जैसे पक्षी तक, जो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इस प्रकृति के सभी जो पक्षी, इस प्रकृति के सभी जो पक्षी हैं वो अनकेज्ड हैं और इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह को आने जाने के लिए योग्य हैं, स्वतंत्र हैं और जब वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर विचरण करते हैं तो वो मेरे लिए आनंद के स्रोत होते हैं, मेरे लिए अर्थात इस मानव प्रजाति के लिए आनंद के स्रोत होते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट जो स्टेंजा है, फाइनल जो स्टेंजा है, वहां पर कवि की जो है इमेजिनरी थॉट आ रही है। कौन सी थॉट आ रही है? इमेजिनरी थॉट्स। वो कल्पना करते हैं, है ना, सिंपैथेटिक एटीट्यूड। सिंपैथेटिक एटीट्यूड किनके लिए? बर्ड्स के लिए। सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं, है ना, सिंपैथेटिक एटीट्यूड के साथ एक इमोशनल बॉन्ड स्थापित करते हैं। कवि इन पक्षियों के साथ इमोशनल बॉन्ड स्थापित करते हैं और कल्पना करते हैं। कैसी कल्पना? देखिएगा, एंड सो दे सनवर्ड वे। सनवर्ड वे का मतलब होता है टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द सन, वेरी हाई अप इन द स्काई। आप यूं भी कह सकते हो
आसमान में बहुत ऊंचाई एंड सो द सनवर्ड वे, और इसीलिए तो सूर्य की ओर मतलब बहुत ऊंचाइयों की ओर आई सौर का मतलब यहां पर क्या होता है, फ्लाई, में उड़ान भरता, इसीलिए तो आई सौर में उड़ान भरता हूं ऑन द ईगल्स विंग्स। ये लाइन कह रही है कि वो इन पक्षियों के साथ कैसी सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखते हैं और कैसा इमोशनल बॉन्ड स्थापित करते हैं, और तभी वो क्या कर पाने में योग्य हैं, इमेजिनेशंस, कल्पना करते हैं, और पक्षियों के प्रति जो प्रेम है वो यहां से प्रकट होता है। कवि ये कहना चाहते हैं कि वो सभी पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक उड़ान भर रहे हैं, और इसीलिए ईगल जो सूर्य की ओर मतलब बहुत ऊंचाइयों की ओर उड़ान भर रहा है, मैं भी उसके पंखों पर उसके साथ विचरण कर रहा हूं, जैसे मानो कि मैं उसके साथ, किसके साथ, ईगल के साथ क्या कर रहा हूं, बहुत ऊंचाइयों की ओर विचरण कर रहा हूं। एंड इन माय हार्ट, और मेरे हृदय में, एंड इन माय हार्ट, और मेरे हृदय में ऑल डे, पूरे दिन, पूरे समय के लिए द ब्लू सिंग्स, जो छोटे छोटे पक्षी हैं, जो उनके मधुर और बड़े प्यार से जो गीत हैं, वो मैं पूरे दिन क्या करता हूं, हृदय से सुनता हूं, अर्थात आत्मीय भाव से उन्हें महसूस करता हूं, जैसे मानो कि मैं सूर्य की ओर बहुत ऊंचाइयों की ओर उड़ान भरने वाले ईगल के पंखों पर बैठकर उसके साथ में बहुत ऊंचाइयों तक उड़ान भर रहा हूं, और जैसे मानो कि पूरे दिन जो ब्लू टिप छोटे प्रकार के जो पक्षी हैं वो जब अपनी मधुर आवाज करते हैं, जैसे मानो कि एक लय और सुर में संगीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और उनको मैं आत्मा से, हृदय से महसूस करता हूं, सुनता हूं। तो देखिएगा ये अपनी पॉइंट थी, अ बॉय सॉन्ग W.W. गिब्सन, जिसमें 3 स्ट्रेंजा है, ठीक है, और इसमें W.W. गिब्सन जो है वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है, फ्रीडम, जो प्रकृति ने मनुष्य के साथ साथ पक्षियों को भी प्रदत्त है, क्योंकि मनुष्य की तरह पक्षी भी इस प्रकृति के महत्वपूर्ण घटक हैं, इंपोर्टेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ है। और कवि इस बात को मतलब फोकस करना चाहते हैं, इस बात पे स्ट्रेस देना चाहते हैं कि एक मनुष्य की तरह पक्षियों को भी स्वतंत्रता पूर्वक उड़ान भरने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति के जेन्युइन ब्यूटी के सिंबल हैं, प्रतीक हैं, और सिंपैथेटिक एटीट्यूड शो करते हुए ऐसा इमोशनल बॉन्ड स्थापित करते हैं, और कहते हैं कि मैं कोई स्नेह पुट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी पक्षी को केज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कुछ पक्षियों को केज करके उनका मालिक नहीं बनना चाहता। ये जो आसमान में, खुले आसमान में जो सारे पक्षी उड़ान भर रहे हैं वो सारे मेरे हैं, अपने हैं। ऐसी सोच और विचार के साथ में वो कहते हैं कि इस खुली और स्वतंत्र प्रकृति में, हवा में जो सभी पक्षी उड़ान भर रहे हैं वो सारे मेरे हैं, अपने हैं। और जो ब्लू टिट और ईगल जैसे पक्षियों का यहाँ पर मेंशन करते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकृति के सारे जो पक्षी हैं वो अनकेज्ड हैं, और जो जब वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर विचरण करते हैं तो मुझे ऐसा एहसास होता है, क्योंकि वो प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं और हमें आनंद देते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि वो मेरी डिलाइट के लिए एक जगह से जगह की ओर उड़ान भरते हैं। और अंत में पॉइंट जो है इमेजिनरी थॉट्स के साथ ये कहते हैं कि मुझे ऐसा एहसास होता है, मैं ऐसी कल्पना करता हूं जैसे मानो कि ईगल के पंखों के साथ मैं सूर्य की ओर फ्लाई कर रहा हूं,
बहुत ऊंचाइयों की ओर उड़ान भर रहा हूं और पूरे दिन के समय के लिए, पूरे समय के लिए मुझे ऐसा एहसास होता है कि जो छोटे प्रकार के पक्षी हैं वो गीत गाते हैं और वो गीत, वो उनकी मधुर आवाज मुझे मेरे हृदय को छू लेती है और मुझे बड़े आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से W.W. गिब्सन हमें इस पोएम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में स्वतंत्रता का जो महत्व है, फ्रीडम का जो इम्पोर्टेंस है, उसी प्रकार से इस प्रकृति के जितने भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उन सभी को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो फ्रीडम है वो एक नेचर का ही दिया हुआ एक प्रेशियस गिफ्ट। तो जहां पर मैं, जहां तक मेरी कोशिश रहती है, एक एक शब्द और एक एक लाइन से जिस प्रकार के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, एक चीज मैं आपको यहाँ पर और क्लियर करना चाहता हूं कि आप केवल जो कोई पोएम दे रखी है, जो कोई टेक्स्ट दे रखा है, चाहे वो प्रोज का हो चाहे वो पोएम का हो, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, उसका अध्ययन करते समय उन चीजों को आप हमेशा अंडरलाइन करें जहां से एक अच्छा क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। वह क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जरूर पेपर जो मेकर हैं उनकी नजर में जरूर आ सकता है। और आपकी जो प्रिपरेशन है, इस प्रकार से केवल आप पीछे के प्रश्नों को तवज्जो ना दें, सभी जो प्रकार के जो क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं उस टेक्स्ट में से, उनको आप इस प्रकार से बिना किसी बर्डन के, बिना किसी क्रेटिंग सिस्टम के आप उनको अच्छी तरह से W.W. गिब्सन की तरह रियलिस्टिक तौर पर आप उन्हें समझने का प्रयास करें। और मैं सोचता हूँ शायद कि आज अपनी जो 2 पोएम पूरी हुई है आपके समझ में आई होगी। और अगर किसी प्रकार की कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है कि मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ या क्लैरिफाइड नहीं हो रहा है,